Okay, very good morning to all of you and welcome back. Important things first. Firstly, some people have continued the, sending the progress chart. Some are doing good progress. In fact, it's a happy sign. But at the same time, I would wish that why not more? Why not that some people more are getting into that so that there is more progress actually. I wish it is taken a little bit more seriously and maybe some more people start sending the same. That would be the good thing. Second thing is that we are now almost ending book one. And our half yearly exams will be also, I'm sure, due by the end of this month. तो अभी तो आज हो गया 5th है शायद, तो हाफ ईयरली एग्जाम्स भी अभी आने वाले इन द सेंस कि has any timetable been given to you? I mean timetable तो नहीं, sorry, but any starting date या कुछ ऐसे has been given to you? Yes or no? Okay, no. चलो ठीक है, तो यानी ये मान के चलो कि हाफ ईयरली एग्जाम्स होंगे at the end of the month ही around होंगे. This is what my guess is. ठीक है ना? Good morning messages from Aryan, Parth, Rishabh, Garv as usual, Pranam, Ansh. Okay. Now there are more queries and that is Webways also asked कि क्या pre-med नहीं होगा? Pre-med भी चाहिए, ठीक है ना? हाफ ईयरली और SVT. Actually SVT अब 12th में क्या होगा, है ना? वैसे ही सब ऑनलाइन के चक्कर में सब क्योटिक हो गया. वेल हाफ ईयरली कैसे होंगे? वेल देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग डिसाइड तो नहीं हुआ है, बट जिस तरीके से जा रहा है उस तरीके से तो देखो स्कूल में बुलाना इज अ चैलेंज. So therefore my guess is कि online ही होंगे. That's my guess. But you never know. Let's see how it turns out to be. ठीक है ना? हर्षित गुड मॉर्निंग. आदित्य has asked कि हाफ ईयरली और SVT, तो हाफ ईयरली होगा. क्रिश has asked कि सर कल कुछ राइज हुए थे क्या केसेस? नहीं वो बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ जनरल चीज बता रहा हूँ कि लाइक विद सेकेंड वेव एबिंग नाउ, but we are, it seems कि on the doorstep of a third wave. तो अगर वो सही हो जाए तब तो in that case किसी को हिम्मत भी नहीं होगा तो बुलाएं, है ना? That is the problem. तो इसलिए मैंने बोला था कि like it's really tough to call students in the school. But yes, even फरीदाबाद में भी कुछ schools ने teachers को बुलाना तो शुरू कर दिया. Any classes are being done या held या online classes are being done from school. तो वो सब चल रहा है, तो let's see, है ना? Let's see what is the final decision. I mean, but yes, इमीडिएटली स्कूल में स्टूडेंट्स को बुलाना तो खैर मुझे पॉसिबिलिटी दिखता नहीं है, तो हाफ ईयरली शायद ऑनलाइन ही होगा, ठीक है ना? अरियंत has also made a comment that is डेल्टा प्लस रहा तो लग रहा है कि हमारे बोर्ड्स भी कैंसिल हो जाएंगे. So we have all started becoming more dreamy and all कि काश ऐसे हो जाए, तो that is expressing probably कि हमारा भी बोर्ड्स कैंसिल हो जाए तो फिर बोर्ड का तैयारी नहीं करना पड़ेगा. काइंड ऑफ वैसे आई थिंक आजकल तो व्हाट्सएप के जमाने में कोई पन या जोक या ऐसे कुछ छुपा नहीं है. एक जोक तो ये भी सब लोगों ने पढ़ लिया होगा अब तक, ठीक है ना? इज दैट स्टूडेंट कॉल्स अप यूहान लैब इन चाइना कि सर क्या लगता है आप लोगों का ऐसे ही चलेगा क्या? तो फिर क्या मैं 11th 12th में मैथ्स और साइंस ले लूं? सो दैट वाज द काइंड ऑफ थिंग. क्योंकि अगर मैथ्स और साइंस लेके वैसे तो पास कर नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर ऐसे ऑनलाइन होगा तो कुछ ना कुछ करके पास कर जाएंगे, तो एटलीस्ट एक स्टैंप लग जाए कि हाँ मैथ्स और साइंस था 11th 12th तक. चलो खैर, एनीवे, पुटिंग दैट असाइड, आई मीन लेट्स बिगिन द डे विद अ न्यू चैप्टर एंड दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट. दिस चैप्टर इंटरेस्टिंगली हैज अ वेरी चेकर्ड हिस्ट्री. इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री भी है इस चैप्टर का, ठीक है ना? हिस्ट्री ये है कि और ये प्रॉब्लम यूएस में नहीं, इंडिया में भी आया था, जिस प्रॉब्लम के बारे में मैं आज मैं बात करूंगा पहले. सो वी आर स्टार्टिंग बेसिकली विद एसी. एसी मतलब वो ठंडक देने वाला एसी नहीं, ऑल्टरनेटिंग करंट. एक्चुअली हमने अभी तक जितने भी सर्किट्स किए हैं, दे वर डीसी यानी डायरेक्ट करंट, ठीक है ना? डायरेक्ट करंट मींस
in which the direction remains the same. तो alternating current का मतलब क्या हो गया? The direction goes on changing. So the direction goes on changing. तो इसको हम लोग बोलेंगे as alternating current. ठीक है ना? That is the main feature है. और जब डायरेक्शन चेंज करता है तो जरूरी नहीं कि सिमेट्रिकली डायरेक्शन चेंज हो, दैट्स नॉट नेसेसरी, बट देन यस डायरेक्शन चेंज। अब एक्चुअली बता दो इसका हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री है कि देखो ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करना इज स्लाइटली इजी, ठीक है ना। इनफैक्ट जब करंट प्रोड्यूस होता है ना तो ऑल्टरनेटिंग ही मोस्टली प्रोड्यूस होता है, एक्सेप्ट फॉर जो लेटेस्ट आ रहा है दैट इज सोलार। सोलार में तो देखो डायरेक्ट करंट ही प्रोड्यूस होता है, बट अगर मैं उसके अलावा जो बाकी सोर्सेज देखता हूँ व्हिच इज लाइक ऑलमोस्ट 90% ऑफ द एंटायर पावर सोर्स इन द वर्ल्ड, तो दैट इज अल्टरनेटिंग करंट, यानी जिसका डायरेक्शन वैसिलेटिंग होता है यानी चेंजिंग, तो दैट्स अल्टरनेटिंग करंट फॉर यू। अब क्या है कि एज आई सेड कि इसका प्रोडक्शन ज्यादा इजी होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम दूसरा भी है। दूसरा क्या है कि हमारे घरों में जो चीजें थे हुआ करता था, और टू एन एक्सटेंट आज भी ज्यादातर डीसी से चलता है। अब मैं बताता हूं एग्जांपल, जैसे मान लो अगर मैं अपना फैन ही ले लेता हूँ, देखो हर एक के घर में सीलिंग फैन है, क्लासरूम में सीलिंग फैन है, हर जगह सीलिंग फैन। सीलिंग फैन में थोड़ा सोचो, अगर मैं सीलिंग फैन में ऑल्टरनेटिंग करंट दे दूंगा तो ऑल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन बदलता है, डायरेक्शन गोज ऑन चेंजिंग। तो अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो यानी क्या होगा, सीलिंग फैन में अगर मैं डायरेक्टली मतलब सीधा अगर ऑल्टरनेटिंग करंट डाल दूंगा तो दैट केस के टॉर्क भी ऐसे और ऐसे और ऐसे ऐसे होगा। अब बताओ एक पंखा है, तुमने उसको ऑल्टरनेटिंग करंट दे दिया तो एक बार टॉर्क क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, और वो भी ऐसे नहीं कि क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, वो भी नहीं, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, वेरी फास्ट एक्चुअली। तो ऐसे में क्या होगा, उसका जो मोटर होगा या जो मतलब जो घूम रहा है वो क्या होगा, एक बार ऐसे घूमेगा, एक बार ऐसे। अब बताओ पंखा ऐसे और ऐसा, वो भी एकदम फास्ट, टक 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 ऐसे करके, तो फिर पंखा तो जस्ट ऐसे वाइब्रेट ही करता रहेगा, बस कुछ घूमेगा ही नहीं। तो पंखे के नीचे तुम खड़े हो जाओगे, स्विच ऑन कर दिया और मान लो डायरेक्टली मतलब सीधे एसी करंट डाल दिया इसके अंदर, तो दैट केस क्या होगा, वो घूमेगा ही नहीं, तो हवा भी नहीं देगा, हवा भी नहीं देगा। क्या होगा, सिर्फ कांपता रहेगा ऐसे करके और कुछ आवाज करता रहेगा करके, विच इज लाइक इरिटेटिंग साउंड। तो देखो ऑल्टरनेटिंग करंट से पंखा नहीं चल पाएगा, ठीक है। अच्छा ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, उस जमाने में आज के दिन में जैसे डीवीडी प्लेयर्स हो गया, अब तो खैर पेन ड्राइव से ही चलता है ज्यादातर चीजें, डीवीडी प्लेयर्स हो गया। उस जमाने में हुआ करता था ग्रामाफोन रिकॉर्ड्स। ग्रामाफोन रिकॉर्ड्स में पता क्या होता था, एक बड़ा प्लास्टिक का डिस्क होता था और उसके ऊपर एक स्टाइलस लगा रहता था, और वो जो प्लास्टिक का डिस्क होता था ना उसमें अंडुलेशंस होता था, और वो डिस्क घूम रहा है और स्टाइलस उसके ऊपर लगा रहता था, तो स्टाइलस में भी वो सारे वाइब्रेशंस होता था, तो वो जो वाइब्रेशन स्टाइलस पिकअप करता था उसी से म्यूजिक बजता था। अब एक चीज बताओ, ऐसे में या ऐसे डिवाइस में अगर तुम ऑल्टरनेटिंग करंट डाल दोगे, यानी जिसका डायरेक्शन फ्लक्चुएट कर रहा है, एक बार इधर एक बार इधर, एक बार इधर एक बार इधर, तो जरा गेस करो क्या होगा। वो ग्रामाफोन रिकॉर्ड भी एक बार आगे एक बार पीछे, एक बार आगे पीछे आगे पीछे ऐसे होता रहेगा, और उसमें गाना क्या बजेगा, ग्रामाफोन रिकॉर्ड में व्हाट इज सपोज्ड टू हैपन ना, ऐसे करके कंटिन्यूअसली घूमता रहे। पर अगर तुम उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट दे दोगे तो टॉर्क का डायरेक्शन बदलेगा, तो यानी वो ग्रामाफोन रिकॉर्ड एक बार ऐसे होगा, एक बार ऐसे होगा। अब मान लो तुम आके सोच रहे हो कि चलो थक गया हूं मैं आज, थोड़ा म्यूजिक सुनते हैं, थोड़ा म्यूजिक सुनते हैं, सम रोमांटिक सॉन्ग, तुझे देखा तो ये व्हाटएवर जैसे होता है, कुमार सानू सॉन्ग बट यू माइट से ये तो आप बहुत पुराने गाने की बात कर रहे हो। अब क्या करूं, पुराना जमाने का इंसान हूं, ठीक है ना। तो तुझे देखा तो ये जानम करके जो भी सॉन्ग है, मतलब अब अगर तुम उसको ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई कर दोगे ग्रामाफोन रिकॉर्ड को, तो क्या होगा, वो ग्रामाफोन रिकॉर्ड आगे चलेंगे तो तुझे, लेकिन इतने देर में टॉर्क उल्टा हो जाएगा, तो फिर ये वापस आएगा जेतू, तो तुझे जेतू, यानी क्या होगा ना, वो गाना वाना भूल जाओ, तुझे देखा तो ये जानम वानम सब भूल जाओ, क्या होगा, तुझे जेतू तुझे जेतू तुझे जेतू, यही चलेगा बस। अब बताओ ये क्या होगा म्यूजिक क्या सुनोगे और क्या होगा, यानी ये कब होगा, अगर तुमने ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई कर दिया तो वो जो चीज है ग्रामोफोन रिकॉर्ड या इवन आज के जमाने में डीवीडी प्लेयर, उसमें भी ये होता है, डीवीडी अगर ऐसे ना घूम के ऐसे 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 घूमता रहे, इन दैट केस बताओ जरा क्या होगा, क्या डेटा रीडिंग होगा और क्या फिल्म देखोगे और क्या म्यूजिक बजेगा और क्या। तो देखो ये मैं देख रहा हूँ कंसिस्टेंटली कि ज्यादातर जो डिवाइसेस होता है और खास करके मूविंग डिवाइसेस, वो तो जो है डीसी में ही चले, एसी में नहीं चल सकता। क्यों,
क्योंकि एसी में टॉर्क एक बार ऐसे होगा एक बार ऐसे होगा तो रिवर्स होता रहेगा, एंड दैट्स नॉट फिजिबल प्रैक्टिकल। और मैं एग्जांपल बताता हूँ, सपोज तुमको मैंगो शेक बनाना तो क्या करोगे, मिक्सर यूज करोगे, मिक्सी। अब मिक्सी में तुमने सब कुछ डाल दिया, जो भी डालना होता है, दूध वगैरह, चीनी, मैंगो, फिर कुछ आइसक्रीम वाइसक्रीम जो भी है, आप इसको शेक करना है। तो मैंगो शेक बनाने के लिए वो पूरा फास्ट घूमता है। अब वो जो घूमता है, अगर उसमें तुम्हें डायरेक्टली मतलब देखो कितना इंटरेस्टिंग वर्डिंग है, डायरेक्टली ऑल्टरनेटिंग करे, है ना। तो वर्डिंग से वो कैसे कई बार कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है। एनीवे, डायरेक्टली वाला वर्ड छोड़ो, नहीं तो कहीं कंफ्यूजन ना हो। हमने सपोज ऑल्टरनेटिंग करंट डाल दिए, तो वो ब्लेड्स के साथ क्या होगा, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, और वो भी ना बहुत हाई स्पीड पे होता है, यानी यूं ऐसे से करता रहे। अब वो मैंगो शेक के लिए उसको हाई स्पीड से ऐसे घूमना पड़ता है, वो तो होगा ही नहीं, वो बस ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे करता है। उससे क्या शेक बनेगा, 5 मिनट बाद जब निकालोगे तो देखना वो बड़े बड़े जो मैंगो के पीसेज है वैसे के वैसे रहे, शेक तो दूर की बात। यानी ये भी बिना डीसी का नहीं चल सकता है, एसी में नहीं चल पाए। अब देखो हुआ क्या था, बताता हूं अब हिस्टोरिकल। ये यूएस में नहीं, इंडिया में भी प्रॉब्लम आया था। इंडिया में पहले 2 जगह पे पावर प्लांट लगाए, एक दार्जिलिंग में और एक पुणे में। फिर तो धीरे धीरे फैल गया, वो अलग बात है, बट मैं कह रहा हूं पहला 2 एक पे लगाए। दार्जिलिंग में था हाइड्रो पावर प्लांट और वो था ऑल्टरनेटिंग करंट, और पुणे में था डायरेक्ट करंट जो बनाया गया था। अब 2 अलग अलग कंपनीज ने बनाए थे, अंग्रेज लोग थे, ब्रिटिश इरा की बात कर रहा हूं मैं, मोर देन 100 years back, आई मीन व्हाई 100 years back, इट नॉट मोर देन 130-40 years back। तो दार्जिलिंग में क्यों लगाया गया, क्योंकि एक्चुअली पता क्या है ना, कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे इंडिया आना नहीं चाहते थे। क्यों, इतना गर्मी है यहाँ पे कि कौन रहेगा यहाँ पे, टिकना ही मुश्किल है इतना गर्मी में। तो इसलिए ब्रिटिश को दिक्कत क्या हो जाता था कि ब्रिटिश ऑफिसर्स मिलते नहीं थे। तो दे यूज्ड टू गिव इंसेंटिव टू द ब्रिटिशर्स कि इंडिया में जाओगे तो तुम्हारा बहुत फायदा होगा। कैसे, एक तो सैलरी ज्यादा, चलो वो तो ठीक है। दूसरी बात, तुमको सिर्फ आधे दिन तक काम करना, मतलब क्या कि 6 महीने काम करोगे, 6 महीने छुट्टी। अब वो तुम जैसा मर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर लो, जैसे 1 महीने काम करो फिर 1 महीने की छुट्टी, 1 महीने काम करो फिर 1 महीने की छुट्टी, इस तरीके से होता। यानी सिर्फ आधे दिन काम करके पूरे सैलरी से भी ज्यादा सैलरी। अब वो बाकी दिन जाएंगे कहाँ पे, इतना गर्मी है। तो दे ऑल यूज्ड टू गो टू दार्जिलिंग। अब दार्जिलिंग में दिक्कत क्या है कि जैसे रात हुआ तो खत्म, लाइफ खत्म, क्योंकि अंधेरा। तो ब्रिटिशर्स तो लाइक दे वर हैबिचुएटेड विद नाइट लाइफ, क्लब, दिस दैट, पार्टीज। तो वो तो दार्जिलिंग में पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, फिर पावर प्लांट लगाया दार्जिलिंग में, और वो था ऑलरेडी, सो दैट रात के टाइम भी लाइट हो, यू कैन गो टू पार्टीज, दिस दैट व्हाटएवर। पुणे में उनको इंडस्ट्रियल यूज के लिए चाहिए था, तो उन्होंने वहां पे डायरेक्ट करंट ही लगाया। तो वहां पे इंडस्ट्री के लिए, यहाँ पे सोशलाइजेशन के लिए, रात के टाइम अंधेरा या बाकी टाइम में भी उसके लिए चाहिए। अब देखो ये प्रॉब्लम यूएस में भी हुआ, कुछ जगह पे ऑल्टरनेटिव लग गया, कुछ जगह पे डायरेक्ट। अब इसके कई प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम क्या, देखो कि धीरे धीरे देखो इंडस्ट्री में स्केल बढ़ने लगा। स्केल का मतलब क्या हुआ कि मान लो मैं एक पावर प्लांट रन करता हूं, मान लो 100 मेगावाट, तो 100 मेगावाट से जो इसके आसपास का शहर है उसका हो जाता है, मतलब कंप्लीट हो जाता है। तो उस समय छोटे छोटे शहर होते थे, लेकिन धीरे धीरे मैं स्केल बढ़ा रहा हूं, तो मैंने अपने पावर प्लांट का स्केल बढ़ा के 200 मेगावाट कर दिया। अब इस शहर को तो मैं दे नहीं सकता जबरदस्ती, थोड़ी 200 मेगावाट कर, जरूरत ही नहीं है, तो मुझे फिर कहीं और भेजना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, ट्रांसमिशन के थ्रू हम ट्रांसमिशन लाइन लगा देंगे, तो उससे दूसरे शहर भेज दिया। पता चला उस शहर में पहले से थोड़ा बहुत पावर सप्लाई हो रहा था, थोड़ा और चाहिए था, तो मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक दिक्कत क्या, पता चला उस शहर में डायरेक्ट करंट चलता है, और मेरे पास जो पावर प्लांट है और इस शहर में हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं। तो यानी अब मेरा पावर वहां पे तो यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों, ये जितने भी डिवाइसेस है, या तो वो डीसी से चलेगा या तो एसी से चलेगा, हाइब्रिड डिवाइसेस नहीं होता ज्यादातर, मतलब। तो ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ता गया, ये प्रॉब्लम बढ़ता। अच्छा, और प्रॉब्लम है, सपोज मेरे पास जो जॉब है वो सपोज माइग्रेटरी जॉब है, मतलब इन द सेंस कि हॉपिंग जॉब, इन द सेंस कि कभी इस शहर में तो कभी उस शहर में। तो मेरे पास सामान है, वो पता चला अल्टरनेटिंग करंट वाले के हिसाब से मैंने खरीदा, और मुझे जिस शहर में ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफरेबल जॉब है, पता चला वहां पे डायरेक्ट करंट है, फिर तो मेरे सारे इलेक्ट्रिकल सामान बेकार हो गए। तो ये प्रॉब्लम जो आने लगा, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट्स को रियलाइजेशन हुआ कि ये तो चलेगा नहीं, या तो अल्टरनेटिंग करंट होगा हर जगह, या तो डायरेक्ट करंट होगा हर जगह। ये हाइब्रिड मॉडल तो नहीं चल सकता, ये तो उनको पता चल गया। अब जब ये पता चल गया तो वो क्या करेंगे, तो उनको या तो सबको अल्टरनेटिंग करंट कराना पड़ेगा, या तो सबको डायरेक्ट करंट कराना पड़ेगा। अब इसमें दिक्कत, दिक्कत क्यों, मान लो मेरे पास एक अल्टरनेटिंग करंट का फैक्ट्री है, पावर जनरेशन का फैक्ट्री है।
अब गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि अब सब डायरेक्ट करंट होगा, तो मेरा फैक्ट्री तो लगभग बेकार हो गया। थोड़ा बहुत चीजें यूज हो जाएंगी बट सारा तो यूज होगा नहीं, तो मुझे फिर नया फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, उसका पैसा कौन देगा? और मेरा क्या गलती है? मैं तो अल्टरनेटिव करंट के लिए तैयारी करके गवर्नमेंट के परमिशन लेके शहर को सप्लाई कर रहा हूँ। ये शहर वालों का भी क्या गलती है, क्योंकि इनके ऑपरेटर्स भी बेकार हो गए। तो गवर्नमेंट ने एक पीरियड अनाउंस किया, 5 या 10 ईयर पीरियड, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि जिसका भी जो खर्चा है ऑल्टरनेटिंग करंट को चेंज करके डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिव करंट में, वो हम लोग दे दें, यानी गवर्नमेंट दे दे। बस तुमको एक वो बनाना है जो भी है व्हाटएवर तो है। लेकिन इससे भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ। क्यों? लॉबिंग स्टार्ट हो गया। अब बोलोगे लॉबिंग क्यों? क्योंकि देखो जरा सोचो, अगर मैं एक ऑल्टरनेटिंग करंट वाला बनाने वाला और मान लो गवर्नमेंट डिसाइड करता है डायरेक्ट करंट, तो फिर तो मेरे लिए हेडेक है ना, कि मुझे सब कुछ बदलना पड़ेगा। जो डायरेक्ट करंट वाले हैं उनको तो कुछ नहीं बदलना पड़ रहा है, उनका तो कंटिन्यू होगा। चलो ठीक है, गवर्नमेंट थोड़ा बहुत पैसे मुझे दे देंगे, लेकिन गवर्नमेंट का पैसा पता ही है पूरा तो होता नहीं है, वो काट कूट के दे देंगे, मेरा नुकसान हो जाएगा। इसलिए लॉबिंग स्टार्ट हो गया कि ऑल्टरनेटिंग करंट वाला गवर्नमेंट के पीछे लग गए कि नहीं ऑल्टरनेटिंग लगाओ, डायरेक्ट करंट बेकार है। डायरेक्ट करंट वाले अपने लॉबिंग शुरू कर दिए कि नहीं डायरेक्ट करंट लगाओ, ऑल्टरनेटिंग बेकार है, ऑल्टरनेटिंग करंट बेकार है। अब इसमें लॉबिंग शुरू हो गया, गवर्नमेंट भी परेशान कि हम किसके तरफ जाएं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया जरा समझो। गवर्नमेंट ने उस समय के 2 जने को बुलाया, साइंटिस्ट, ऐसे नहीं, और उनको बोला कि आप लोग स्टडी करो, आप लोग साइंटिस्ट हो, आप लोगों को ना ऑल्टरनेटिव से मतलब है ना डायरेक्ट से मतलब है, ये इंडस्ट्री वाले तो लॉबिंग करेंगे, पैसे खिलाएंगे वगैरह ये सब चीज। तो आप लोग डिसाइड करो कि ऑल्टरनेटिव और डायरेक्ट किसको हमें यूज करना चाहिए, किसमें ज्यादा फायदा, हम उसी को लगाएंगे। और ये इसको फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, आज के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखना। चलो अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी थोड़ा कंट्रोवर्सी हो गया। अब बताता हूँ क्या कंट्रोवर्सी। डायरेक्ट करंट के फॉर्म में जो टीम था या जो ग्रुप बनाया गया था फॉर स्टार्टिंग डायरेक्ट करंट, हमें उसका हेडिंग कौन कर रहे थे? एडिसन। ठीक है, यानी डायरेक्ट करंट वाले के जो फेवर में थे, ठीक है ना, डायरेक्ट करंट मतलब डीसी, उसके टीम में थे, नॉट आइंस्टाइन सॉरी, एडिसन, गलत लिखा था, एडिसन। और ऑल्टरनेटिंग वाले में यानी एसी के फेवर में जो थे, उसका लोग नाम भी नहीं जानते थे, उसका जो है लोग नाम भी नहीं जानते थे। तो कुछ लोगों ने फिर इस पे भी कंप्लेंट कर दी कि अरे ये तो नाइंसाफी हो रहा है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट करंट के तो हेड एडिसन है। एडिसन वाज द ग्रेटेस्ट इन्वेंटर ऑफ ऑल टाइम्स। उनके नाम से इतने पेटेंट्स है कि जो कि कंपनीज को नहीं होते, जो कि उनके इंडिविजुअल नाम से। और जो दूसरा नाम था वो किसी ने सुना ही नहीं था, और वो नाम था वेस्टिंग हाउस। तो उस समय के इंडस्ट्री ने बोला ये आप तो बायस्ड हो, आप बायस्ड हो, आप चाहते हो कि डायरेक्ट ही लगे, इसलिए डायरेक्ट वाले के हेड में तो एडिसन को बना दिया। एडिसन वाज लाइक बिग शॉट ऑफ हिज टाइम, सब लोग जानते हैं, बिल्कुल बहुत बड़ा नोन इन्वेंटर, साइंटिस्ट, सब कुछ। और इसमें आपने लगा दिया वेस्टिंग हाउस। वेस्टिंग हाउस को कोई नहीं जानता है ना? तो वेस्टिंग हाउस को कोई नहीं जानता, तो ऑब्वियसली उसका पल्ला भारी नहीं होगा, वो लाइट होगा, उसका कोई नहीं मानेगा, तो एडिसन का ही माना जाएगा, तो ऑब्वियसली वो जीत जाएंगे। सोच के देखो जरा, ये कंप्लेंट आ गया। अब चलो जो भी है, कंप्लेंट हो या ना, पॉइंट इज दैट कि ये टीम ने डिसाइड कर लिया। अब डिसाइड हो गया तो हो गया, तो क्या कर सकते हो। लेकिन इंटरेस्टिंगली जरा समझा जाए कि एडिसन डीसी के फेवर में क्यों थे। रीजन वाज वेरी ऑब्वियस। अब जरा बताओ, घर में जितने भी एपरेटस मैंने बताया, चाहे फैन हो, चाहे ग्रामाफोन रिकॉर्ड हो, या मिक्सर ग्राइंडर हो, या उस जमाने के जो क्रूड वॉशिंग मशीन कोई बहुत एडवांस उस जमाने में नहीं मिलता था, बट जो भी वॉशिंग मशीन है वो हो, सब तो चलता है एसी से, सॉरी सब तो डीसी से चलता है। तो एडिसन वाज इन द फेवर कि डीसी ही घर में सप्लाई। ठीक है, चलो, दैट वाज हिज लॉजिक, आई मीन व्हिच वाज अ वेरी सिंपल लॉजिक, और आई थिंक इट्स अ गुड लॉजिक। देन यू माइट से कि वेस्टिंग हाउस एसी के फेवर में क्यों, है ना? तो चलो उसके बारे में हम लोग डिस्कस इस चैप्टर में धीरे धीरे करेंगे, that you will come to know a little bit later on, maybe. What I now do is that you try to understand कि ultimately वेस्टिंग हाउस क्यों थे। चलो वो तो बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? He lost, he won. अब देखो इस पे बहुत लड़ाई हुआ था तगड़ा। इन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने रिसर्च किया, फिर दोनों बैठे, फिर फाइनली डिसाइड हुआ कि ना,
वेस्टिंग हाउस के लॉजिक बेहतर है, वेस्टिंग हाउस के लॉजिक जो है बेहतर है, और फाइनली जीत इनका ही हुआ। और इसलिए आज के दिन में हमारे घर में जितने भी मूविंग डिवाइसेस है, चाहे फैन ले लो, या मिक्सर ग्राइंडर ले लो, वॉशिंग मशीन ले लो, इवन और भी तमाम ले लो, जितने भी मूविंग चीजें चलता है, या एग्जॉस्ट फैन ले लो, है ना, डीवीडी प्लेयर तो बताया मैंने, और भी जो भी मूविंग पार्ट्स, वो सब डीसी में चलता है। लेकिन हमारे घर में आज भी एसी का सप्लाई होता है, बिकॉज ही वन। कुछ न्यूट्रल भी होता। अब जैसे मान लो बल्ब, बल्ब में डीसी दो एसी दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि बल्ब तो हीटिंग इफेक्ट से चलता है, तो हीटिंग तो डीसी से भी होता है, एसी से भी होता है, तो क्या फर्क पड़ता है या नहीं? इसलिए बल्ब वाला रहने दो। अगर बाकी देखोगे तो क्या होता है, मोस्टली मोस्टली अगर देखोगे तो इट वुड बी व्हाट, ना, रनिंग ऑन डीसी, ठीक है ना? तो वो चीज है। लेकिन फिर भी जीत वेस्टिंग हाउस के हुए और एडिसन को हार मानना पड़ा। So that's the interesting history behind how AC came into the picture in our lives, and our lives in the sense कि हमारे घरों में सप्लाई होगा AC, जबकि यूज ज्यादा डीसी हो, ठीक है ना? चलो, anyway, that was the history of it. अब हम लोग एसी सप्लाई के बारे में जानेंगे कि एज आई सेड एसी होता क्या है। एज आई सेड एसी इज बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट, मतलब जिसमें डायरेक्शन चेंज। अब इसमें कई तरीके का होता है एसी, ठीक है ना? कुछ रैंडम भी हो सकते हैं। तो एसी ये हो गया सिस्टमेटिक, यानी साइनोसॉइडल, इसको हम लोग बोलते हैं साइनोसॉइडल एसी। साइनोसॉइडल एसी का मतलब क्या होता है? जब एसी Aryan has talked about Edison versus Tesla, but Edison versus Tesla was a different kind of a battle, not exactly this one. ये वाला Westinghouse versus Edison. Arnav has also mentioned about Tesla. नहीं, ठीक है, Tesla was obviously one of the great scientists at that time of that era, I mean, but ये जो particular AC versus DC था, ये Westinghouse versus इसके थे। एंड आई एम श्योर वेस्टिंगहाउस का नाम अभी भी मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों में से बहुत ज्यादा लोगों को मालूम है। मुझे भी नहीं मालूम था जब ये इतिहास पढ़ रहा था, तो हिस्ट्री, बिकॉज़ आई यू नो दैट आई एम आल्सो लिटिल बिट इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस, तो हिस्ट्री पढ़ते हुए पता चला। तो इनका नाम तो मैं भी नहीं जानता था। वो अलग बात है कि ये जो वेस्टिंगहाउस कंपनी है, ये उन्होंने स्टार्ट किया था और वो आज भी एग्जिस्ट करता है यूएस। सो लाइक इन यूएस देयर इज अ बिग कंपनी, इलेक्ट्रिकल कंपनी कॉल्ड वेस्टिंगहाउस। वो अलग बात है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे रिसेंटली, तो अगर लास्ट फ्यू इयर्स में कोई टेक ओवर हो गया तो आई डोंट नो, बट मे बी दीस आर थिंग्स दैट यू कैन सर्च फॉर इन द नेट, आई मीन यू विल कम टू नो बेटर, ठीक है ना? चलो, एनीवे, तो दिस इज साइनसॉइडल एसी। साइनसॉइडल एसी का मतलब क्या होता है? या तो साइन फंक्शन या तो कॉस फंक्शन, ये हो गया साइनसॉइडल एसी। इसके बाद आता है व्हाट इज कॉल्ड अ स्टेप एसी। ये स्टेप एसी यानी स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन है इसलिए स्टेप एसी, सिंपल। दिस इज कॉल्ड एज स्टेप एसी। ये हो गया साइनसॉइडल एसी, ठीक है? ये हो गया स्टेप एसी। ठीक है, और हो गया लीनियर एसी। इस तरीके से, और रैंडम तो हो ही सकता है, बट रैंडम को तो ऑब्वियसली स्टडी क्या करोगे, लाइक दिस, कुछ भी, एनी अदर जनरल फंक्शन है, ठीक है? बट एटलीस्ट ये रिपीटेटिव है। और देख एसी ये भी है रैंडम। देखो, ऑब्वियसली इस तरीके से सप्लाई तो हम नहीं करेंगे, लाइक ऐसे तो डिवाइसेस भी खराब हो जाएंगे इस तरीके से अगर हम रैंडमली स्पाइक वाला दे दें। बट ठीक है, एटलीस्ट सम वेरिएशन इज देयर, लाइक दैट्स हाउ इट इज हैपनिंग हियर, ठीक है?
चलो, so that was about variety of AC, sinusoidal, step AC, linear, etc. लेकिन एक चीज ध्यान रखना, दिस इज नॉट AC, ये AC नहीं है. दिस इज DC. जस्ट बिकॉज की वेरिएशन हो रहा है उससे AC नहीं हो जाता, डायरेक्शन बदलना पड़ेगा. दिस इज DC. दिस इज बेसिकली फ्लक्चुएटिंग DC. तो इसको कई बार बोला जाता है रिपल DC. ऐसे कल, तो दिस इज कॉल्ड एज रिपल DC. वो रिपल की तरह है ना, इसलिए इसको बोला जाएगा रिपल DC. अच्छा, AC में जरूरी नहीं कि सिमेट्री हो, एज आई टोल्ड यू कि रैंडम भी हो सकता है, या इस तरीके से भी हो सकता है, जैसे ऊपर वाला ज्यादा है नीचे वाला कम है, ऊपर वाला ज्यादा नीचे वाला कम, ये भी हो सकता है. इवन दिस इज AC. ये भी AC. दिस इज AC. नहीं से क्यों? एज आई सेड, क्योंकि यू नो ऑब्वियसली ये इसमें पॉजिटिव ज्यादा नेगेटिव कम है. आई अंडरस्टैंड, इसमें पॉजिटिव ज्यादा है नेगेटिव कम है, बट देन थोड़ी देर के लिए डायरेक्शन तो बदल रहा है. So therefore this will also be considered as an AC, but yes, not symmetric but asymmetric. Asymmetric but AC है, ये ध्यान रखना. चलो, so that was about your sinusoidal step. This that. That's your ACM. लेकिन हम लोग जो स्टडी करेंगे वो मोस्टली स्टडी करेंगे ठीक है ना, वो मोस्टली स्टडी करेंगे साइनोसॉइडल. तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी विल बी मोस्टली साइनोसॉइडल. हम लोग जो है साइनोसॉइडल पे ही ज्यादा फोकस करें, ठीक है ना. तो लेट्स स्टार्ट. जो पहला टॉपिक है वो है कि कितना तगड़ा घर में एसी करंट सप्लाई हो रहा है. सपोज मैं जानना चाह रहा हूं इसको मेजर कैसे करूं. तो देखो, वन वे ऑफ मेजरिंग इज दैट, क्योंकि चीजें फ्लक्चुएटिंग है, तो देयरफॉर वन वे ऑफ मेजरिंग हाउ पावरफुल, हाउ स्ट्रांग, हाउ लार्ज, बिग वगैरह है या स्मॉल है, उसका एक काइंड ऑफ एवरेज निकाल, है ना. लेकिन अगर साइनोसॉइडल एसी यूज कर रहे हो, in that case average will actually not give you a very true picture. let us understand why. जरा सोचो, सपोज किसी के घर में सब कुछ चल रहा है, घर में एसी सप्लाई है, सब कुछ ऑन है, टीवी, फ्रिज, फैन, लाइट, ट्यूबलाइट, बल्ब, है ना, सब कुछ चल रहा है. अगर मैं उसके घर में फोन लगाता हूं और कोई टेक्निकली साउंड बंदे से पूछता हूं, ये बताओ कि तुम्हारे घर में एवरेज करंट का वैल्यू कितना है, तो वो टेक्निकली साउंड है, वो क्या सोचेगा, भाई देखो मेरे घर में ऑल्टरनेटिंग करंट है, उसमें इतना पॉजिटिव होता है, इतना नेगेटिव होता है और दोनों बराबर है, तो उसका आंसर आएगा 0. So therefore, according to him, the average current that is passing, the average current that is there in the circuit of his home is equal to 0. That's the case. अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्यों? क्योंकि मान लो मैं एक और घर में फोन लगाता हूँ और उसके घर में लोड शेडिंग चल रहा है, उसके पूरे मोहल्ले में ट्रांसफार्मर जल गया, तो पूरे मोहल्ले में करंट डेड है, सब बैठे हैं पसीने पसीने होके. अगर मैं उसके घर में पूछता भाई तुम्हारा एवरेज करंट क्या है, तो गुस्से में बताएगा कि एवरेज छोड़ो, यहाँ करंट ही 0 है. तो देखो तुम्हारा आंसर तो खैर 0 होना ही है, एवरेज तो 0 ही हो. अब देखो दोनों घर में 0 है, एक के घर में कुछ भी नहीं चल रहा है, सब बंद पड़ा हुआ है, सब बैठे हैं परेशान होकर बैठे हैं, और एक के घर में सब कुछ चल रहा है, एसी, टीवी, फ्रिज, बल्ब, तमाम फैन, जो भी चलना होता है सब कुछ चल रहा है. तो जिसका हर चीज चल रहा है उसका भी एवरेज करंट 0 है, जिसका कुछ नहीं चल रहा है उसका भी एवरेज करंट 0 है. इसलिए कई बार अल्टरनेटिंग करंट में एवरेज डज नॉट गिव यू द ट्रू पिक्चर. क्यों? क्योंकि साइनसॉइडल में इक्वल प्लस एंड माइनस सेक्शन होता है, तो देयरफॉर दे ऑलवेज न्यूट्रलाइज. हमेशा नहीं होगा, सिमेट्रिक वाले में नहीं होगा, अंडरस्टैंड. लेकिन सिमेट्रिक वाले में तो है ना, और ज्यादातर केस तो हमारे घरों में जो सप्लाई होता है वो सिमेट्रिक वाले होता है, यानी क्या होगा, हमेशा 0 आता जाएगा, फिर फायदा क्या होगा. Therefore, we generally don't find the average, we find the mean of it. मीन में क्या फायदा है कि जो नेगेटिव वाला वो पॉजिटिव होगा, तो मीन निकालते हुए क्या होगा, ये वाला इधर आ जाए. अब जब मैं इनका एवरेज निकालूंगा ऊपर वाले का,
तब तो कुछ नॉन जीरो वैल्यू आएगा. So therefore a more authentic way of studying alternating current या alternating voltage will be to find out the mean. लेकिन पता क्या होता है, मीन को लेके अगर स्टडी करते भी हो ना, तो मीन को लेके बहुत ज्यादा फायदा होता नहीं, क्योंकि मीन डज नॉट रियली रिप्रेजेंट टू मेनी इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट थिंग्स या फिजिकली सिग्निफिकेंट थिंग्स. अ मोर appropriate way of studying alternating current या alternating voltage is RMS. क्यों? क्योंकि RMS हीटिंग यानी पावर से लिंक. तो देखो RMS का जो वैल्यू आता है ना, that is a more authentic way of studying alternating current. So therefore finally we have three types of average, three types of finding out the average. Number one is average itself, number two is mean, and number three is RMS. अब जब इसमें क्वेश्चन होते हैं तो इसमें क्वेश्चन भी अलग अलग तरीके के आ सकते हैं, क्योंकि डेटा अलग अलग तरीके से आ सकता है. जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ. सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे घर में एक दिन वोल्टेज 10 था, अगले दिन 8 था, अगले दिन -6 था, अगले दिन -2 था, अगले दिन +5 था और अगले दिन -7. अब बताओ इसका एवरेज, इसका मीन बताओ, इसका आरएमएस बताओ. तो यानी इस बार क्वांटिटी क्या दिया है? डिस्क्रीट क्वांटिटीज. ठीक है, ये हो गया डिस्क्रीट क्वांटिटीज का एवरेज, मीन और आरएमएस. कैसे निकालना है वी विल जस्ट डिस्कस इन अ शॉर्ट व्हाइल. लेकिन इसका एक और तरीका भी है. सपोज मेरे घर में 6 घंटे तक 20 वोल्ट, अगले 12 घंटे तक 18 वोल्ट, उसके अगले 3 घंटे तक -4 वोल्ट, उसके अगले इतने घंटे तक इतना वोल्ट, इतने घंटे, ऐसे कुछ डेटा दिया. अब तो सिमेट्री नहीं है ना कि एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, कभी 20 घंटा, कभी 10 घंटा, कभी 6 घंटा, यानी वो भी मैटर करता है कि कितने देर तक वो वोल्टेज था. तो ऐसे हम लोग कहते हैं जिसको वेटेड वैल्यूज. तो इसको हम लोग बोलेंगे वेटेड एवरेज, वेटेड मीन और वेटेड आरएमएस. ठीक है, क्यों? क्योंकि इस बार अलग अलग ड्यूरेशन के लिए वो वोल्टेज काम कर रहा है. तो therefore there is a weight also. Something like, मान लो अगर एक क्लास में 80 जने हैं और उसका एवरेज मान लो है 80%, और एक क्लास में मान लो 60 जने हैं और उसका एवरेज मान लो 70%, तो जो एवरेज आएगा वो 80 और 70 के मिडिल में तो नहीं आएगा ना. क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा स्टूडेंट्स है, उसमें कम स्टूडेंट्स है. तो सेम हियर आल्सो, ज्यादा घंटे के लिए कुछ वोल्टेज है, कुछ कम घंटे के लिए, यानी यहाँ पे वेट मैटर करेगा. सो इट विल बी वेटेड एवरेज, वेटेड मीन एंड वेटेड आरएमएस. लास्टली, अगर चीजें कंटिन्यूअस है, which is the case in case of let's say sinusoidal one, अगर कंटिन्यूअस होगा तो दैट केस हम क्या करेंगे? इन दैट केस हमें इंटीग्रेशन से सॉल्व करना पड़ेगा. देयरफॉर ये जो तीन क्वांटिटीज एवरेज, मीन और आरएमएस, इसमें क्वेश्चंस भी तीन टाइप के आ सकते हैं, डिस्क्रीट, वेटेड एंड कंटिन्यूअस. तो अकॉर्डिंगली डेफिनेशंस अलग अलग. मैं फटाफट डेफिनेशन दे रहा हूं. अगर डिस्क्रीट हुआ, ठीक है, अगर डिस्क्रीट क्वांटिटी हुआ, अगर डिस्क्रीट हुआ तो इन दैट केस क्या होगा? कोई भी क्वांटिटी का एवरेज, जब मैं क्यू लिख रहा हूं, वो क्यू चार्ज भी हो सकता है, वो वोल्टेज भी हो सकता है, वो पावर भी हो सकता है, वो क्या बोलते हैं करंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. एनी क्वांटिटी क्या होता है? सिग्मा क्यू आई बाई एन. अगर मान लो तुम एडिशन में 1 to n ऐड कर रहे हो, इन दैट केस लिमिट्स बताने की जरूरत नहीं पड़ता है. सिग्मा क्यू आई इज गुड एनफ. तो यहाँ पे आई होगा 1 से लेके n, वो बाय इटसेल्फ ऑब्वियस है, तो लिखने की जरूरत नहीं. पर हाँ, अगर मैं तुमसे पूछूंगा मुझे 5th से लेके 19 तक का एवरेज चाहिए, तो दैट केस तो लिमिट्स लगाना पड़ेगा n1 से n2 और नीचे हो जाएगा n2 माइनस n. तो और इट वुड बी सिग्मा क्यू आई. यानी अगर तुम सारे क्वांटिटीज का एवरेज निकाल लो तब तो 1 से लेके n तक करोगे, तब तो लिमिट्स लिखने की जरूरत नहीं है, वो बाय इटसेल्फ ऑब्वियस. ठीक है. और अगर मान लो नहीं है तो इन दैट केस करना पड़ेगा. अच्छा नहीं, सॉरी, +1 भी. ठीक है. सो दैट्स हाउ वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द एवरेज. अगर मान लो मीन निकालना है, क्यू मीन, तो क्या होता है ना? सिग्मा मॉड ऑफ क्यू आई बाई एन. और अगर बीच में कहीं से कहीं तक करना चाहते हो तो दैट केस क्या होगा? इसमें मॉड लगा दो, बाकी सब सेम रहे. तो इसलिए मैं या चलो मैं लिख देता हूं, बट जरूरी नहीं था. और सिग्मा n1 से लेके n2 क्यू आई बट विद मॉड अपॉन n2 माइनस n1
प्लस। ठीक है, दैट्स ऑल। और अगर आरएमएस चाहिए और डिस्क्रीट क्वांटिटीज तो क्या हो जाएगा, सिग्मा क्यू आई स्क्वायर बाई एन का अंडर। मैंने अगर याद होगा क्लास 11 पे भी एक छोटा सा चीज मेंशन किया था, इस दैट कि मुझे नहीं पता किसने नाम दिया था आरएमएस। करते हम लोग उल्टा है, पहले स्क्वायर करते हैं, फिर मीन निकालते हैं और फिर रूट करते हैं। एक्चुअली स्क्वायरिंग पहले, फिर मीन, फिर रूट। तो व्हाट वी डू इज एसएमआर, बट नाम दे दिया गया है आरएमएस। चलो कोई नहीं, डोंट मैटर। और सिग्मा क्यू आई स्क्वायर n1 to n2 n2 minus n1 plus 1। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ मीन, ये हो गया डेफिनेशन ऑफ एवरेज, मीन एंड आरएमएस इन केस द क्वांटिटी इज डिस्क्रीट। ठीक है, तो अब एक काम करो फटाफट कि अगर मान लो क्वांटिटी डिस्क्रीट ना हो के अगर मान लो वेटेड है, वेटेड का मतलब 2 घंटा 40 वोल्ट चला, 3 घंटा 25 वोल्ट चला, है ना, 7 घंटा -2 वोल्ट चला, इस तरीके से अगर कुछ हो तो लाइक यहाँ पे वेट भी मैटर कर रहा है कि इतने घंटे चले तो दैट इज द वेट, है ना। तो यानी जितना ज्यादा घंटा चलेगा तो उस क्वांटिटी का ज्यादा वेटेज आएगा, यानी उसका ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा उस एवरेज। ठीक है, सो दैट्स द वेटेड वन। तो डिस्क्रीट के बाद आता है वेटेड। वेटेड एवरेज में कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा सिग्मा डब्ल्यू आई क्यू आई, बस इतना ही चेंज है। इसमें भी सिग्मा क्यू आई डब्ल्यू आई, इसमें भी क्यू आई डब्ल्यू आई मॉड, इसमें भी क्यू आई डब्ल्यू आई मॉड, इसमें भी ये थोड़ा अलग, इसमें होगा डब्ल्यू आई क्यू आई स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा सिग्मा डब्ल्यू आई, इसमें हो जाएगा सिग्मा डब्ल्यू आई n1 से लेके n2। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही है, क्यू मीन में सिग्मा डब्ल्यू आई, इसमें भी सिग्मा डब्ल्यू आई n1 से लेके n2। ये n1 से लेके n2 तक थोड़ा जगह कम है इसलिए छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। इसमें भी यही है सिग्मा डब्ल्यू आई, और इसमें हो जाएगा दैट इज फॉर द वेटेज। आई मीन ये डब्ल्यू आई क्या है, एक काम करो देव, अभी मैं इसके बारे में ना कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तीनों के, आई थिंक वी विल बी एबल टू बेटर अप्रिशिएट। ठीक है ना, आई थिंक जस्ट वेट फॉर द क्वेश्चन। हमें बेसिकली डब्ल्यू आई इज द वेट। वेट इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो जरा सोच समझो, चलो मैं लॉजिक बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन करते हुए थोड़ा और आइडिया क्लियर हो। सपोज मैं कहता हूँ 10 वोल्ट और 20 वोल्ट का एवरेज बताओ, तो तुम 15 बोलोगे, वेरी ऑब्वियस। लेकिन मान लो मैं कहता हूँ कि 10 वोल्ट 5 घंटे से चल रहा है और 20 वोल्ट सिर्फ 1 घंटा चला, अब तो 10 वोल्ट का ज्यादा इंफ्लुएंस होगा ना, कि वो 5 घंटा चला और ये सिर्फ 1 ही घंटा चला, यानी इसका वेट ज्यादा है। तो जैसे 10 और 20 का एवरेज बिल्कुल मिडवे आ रहा है 15, लेकिन 10 वोल्ट 5 घंटा और 20 वोल्ट 1 घंटा, यानी देखना अब मिडवे 15 पे एवरेज नहीं होगा, अब देखना एवरेज 10 के तरफ जाएंगे। क्यों, क्योंकि 10 का वेटेज ज्यादा है, 5 घंटे का वेटेज है, इसका 1 ही घंटे का वेटेज। तो वेटेज क्या करता है ना, क्वांटिटी के जो मीन है उसको मिडवे नहीं रहने देता है, वो अपने वेटेज के हिसाब से खींचता रहता है। सो दैट इज द आइडिया ऑफ वेटेड मीन है। ठीक है, यानी उसका इंपॉर्टेंस या वेट बढ़ जाता है, क्योंकि वो ज्यादा देर के लिए चला, 5 घंटे के लिए 10 वोल्ट और ये 1 ही घंटे के लिए 20 वोल्ट, तो उसका ज्यादा वेटेज है। दैट्स हाउ इट कैलकुलेशंस, दैट्स हाउ द कैलकुलेशंस आर डन। चलो तो लेट्स मूव ऑन नाउ। ठीक है ना, ये था वेटेड एवरेज। अब होता है कंटीन्यूअस क्वांटिटी, अब तो टोटली अलग होगा।
अब हम बात करेंगे कंटिन्यूअस क्वांटिटी। तब तक खुद भी लिख सकते हो वैसे तो, है ना। क्वांटिटी, कंटिन्यूअस क्वांटिटी के लिए खुद लिखो पहले। फिर मैं बताता हूँ। तो अगर कंटिन्यूअस क्वांटिटी की एवरेज चाहिए, अगर शुरू से कर रहे हो, इन दैट केस 0 टू टाइम टी। कई बार वो टाइम स्मॉल टी कैपिटल टी भी हो जाता है, क्यों, पूरे टाइम पीरियड के लिए चाहिए तो। बट अगर किसी इंटरवल के लिए चाहिए वो भी आ जाएगा 0 टू टी, सिंपल। और अगर इन जनरल को इंटरवल के लिए चाहिए, इन दैट केस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन t1 से t2 क्यू आई नहीं सॉरी क्यू डी बाय t2 माइनस t1, ये हो गया एवरेज। और क्या, अगर मान लो मीन चाहिए तो यही चीज आएगा 0 टू टी, या अगर बीच में कोई इंटरवल का चाहिए कि 5 सेकंड से लेके 12 सेकंड तक, तो 5 से लेके 12 सेकंड तक, शुरू से लेके टी तक, तो वो पहला वाला। और अगर बीच में कहीं से चाहिए, कहीं से कहीं तक 5 से 12 सेकंड तक, तो वो लिमिट्स में डाल देंगे t1 t2, और क्या होगा क्यू डी टी बाय t2 माइनस t1। ठीक है, लास्टली क्यू आर एम एस, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू टी क्यू स्क्वायर डी टी बाय टी का अंडर रूट। इसका अंडर रूट करना पड़ेगा लास्ट, एज आई सेड, रूट सबसे लास्ट, कहने के लिए सबसे पहले में, बट वैसे लास्ट। और इट कुड आल्सो बी रूट अंडर इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर डी टी t1 से t2 बाय, ये हो गया सर। ठीक है, चलो, so that was about your finding out the average, mean and RMS for discrete quantity, weighted quantity and continuous quantity. So let's, I think, find out वैसे बाई इटसेल्फ ये कंसेप्ट बहुत आसान है। ओरिएंटस रिटर्न की सेकंड में मॉड नहीं आएगा, अगर मैंने मॉड भूल गया तो ऑब्वियसली आएगा। अगर इंटरवल वाले में क्यू मीन में अगर मैं मॉड भूल गया था तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा। If I had forgotten, तो please put the mod। ठीक है, रख लो, मीन में मॉड तो आएगा, चाहे 0 टू टी करो, चाहे 0 टू टी इंटीग्रेट करो, या t1 से t2 इंटीग्रेट करो, मीन में तो मॉड आएगा। ठीक है ना। चलो, एनीवे, सपोज मेरा पहला क्वेश्चन है कि जो वोल्टेज सप्लाई हो रहा है वो एक दिन ये, एक दिन वो, एक दिन वो, एक दिन वो, एक दिन वो, ऐसे कर, यानी 10 6 8, है ना, 12 -3 5, ये हो। तो फाइंड आउट द एवरेज, मीन, RMS of all, और फिर से वही क्वांटिटी, है ना, तो ऑफ ऑल
ये हो गया डिस्क्रीट का एग्जांपल, ठीक है। तो दिस इज लाइक डिस्क्रीट। आई थिंक इजी जॉब है, बस बेसिक मैथमेटिक्स है। आई डोंट थिंक यू नीड मोर देन दैट। तो चलो मैं फटाफट वेट कर रहा हूँ, मे बी हाफ अ मिनट में इसका आंसर दो फटाफट। अगर सबका एवरेज चाहिए तो क्या होगा? 10 प्लस 6 16 और 8 24 प्लस 12 36 माइनस 3 33 प्लस 5 38 1 2 3 4 5 6 38 बाई 6 यानी 19 बाई 3। अगर मैं मीन करता हूं तो 10 प्लस 6 16 प्लस 8 24 प्लस 12 36 प्लस 3 39 प्लस 4 प्लस 5 44 बाई 6 तो यानी 22 बाई 3। और आरएमएस करता हूं थोड़ा बड़ा आएगा, है ना? आरएमएस करूंगा थोड़ा बड़ा आएगा, लाइक 100 136 और 64 पे 200 हो गया, 200 प्लस 12 प्लस 144 यानी 344 हो गया, प्लस 9 पे यानी 353 हो गया, प्लस 25 तो 358 68 78 378 बाई 6, है ना? 378 बाई 6 तो 6 से तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना? लाइक 63 यानी रूट अंडर 63 या, है ना? रूट अंडर 63। ठीक है यार, ठीक है। Path has given the exact same answer 19 by 3 22 by 3 and root under 368। तो ये रूट अंडर 63 ये आया कैसे ना, इनको स्क्वायर कर लिया यानी 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बाय 6 का अंडर, दैट गिव्स अस अंडर रूट ऑफ 63। ये हो गया सारी क्वांटिटीज की। पर अगर मिडिल 4 का होगा तो यानी क्या होगा? पहला और लास्ट वाला हटा दो, यानी 6 प्लस 8 14 प्लस 2 26 माइनस 3 23 प्लस 5, सॉरी वो तो लेना नहीं है 23, तो ये हो गया ना 12 प्लस 20 26 माइनस 3 23 तो 23 बाई 4, है ना? तो 23 बाई 4 और ऐसे हो जाएगा 6 और 8 14 प्लस 26 29 बाई 4, है ना? और अगर वैसे करूंगा स्क्वायरिंग तो 6 स्क्वायर 36 प्लस 64 100 244 प्लस 9 यानी 244 प्लस 9 दैट इज 353 बाई 4 अंडर रूट ऑफ 353 बाई 4। बस इतना ही आसान, बाकी कैलकुलेशन अपने आप चेक कर लेना। सो दैट्स योर डिस्क्रीट क्वांटिटीज, देयर इज नॉट मच टू स्टडी इन डिस्क्रीट है। तो अगर मान लो तुमको सारे निकालने हैं तब तो पूरे कैलकुलेशन, अगर बीच के कुछ निकालने तो उतने का ही कैलकुलेशन, तो कोई ऐसे कुछ खास नहीं। अब हम चलते हैं वेटेड वाला, ठीक है ना? बहुत ज्यादा डेटा नहीं होगा। वेटेड वाले में क्या है, बस इसमें टेबल वही रहेगा, आंसर लिखना है बस, ठीक है। वेटेड वाले में क्या होगा देखो, वेटेड वाले में क्या है देखो, सपोज मैं कहता हूं 2 आवर्स के लिए 6 वोल्ट था, 4 आवर्स के लिए 2 वोल्ट था और 3 आवर्स के लिए 8 वोल्ट था, ठीक है ना? ये थोड़ा कम ही कर दो, 4 वोल्ट था और 1 आवर के लिए 8 वोल्ट। तो 2 आवर्स के लिए 6 वोल्ट, 4 आवर्स के लिए 2 वोल्ट, 3 आवर्स के लिए 4 वोल्ट, पता नहीं इतना छोटा छोटा क्यों लिखा आज मैंने, और 1 आवर के लिए सपोज 8 वोल्ट। अब ये हो गया तुम्हारा जो है मीन निकालना है ना? ऑल एंड द लास्ट 3,
फ्रॉम फ्रॉम 4th to 8th आवर, ठीक है ना। इस बार थोड़ा सा अलग है, इस बार देखो 4th से लेके 8th आवर, यानी 3 घंटे बाद 4th आवर स्टार्ट होता है और 8 घंटा जब खत्म होता है, तो इस दौरान जो है ये सारा चीजें निकालना है, एवरेज, मीन और आरएमएस। चलो गो अहेड। अब इसमें क्या दिया, पहले 2 घंटा 6 वोल्ट, अगले 4 घंटा 2 वोल्ट, अगला 3 घंटा 4 वोल्ट, अगला 1 घंटा 8 वोल्ट। ये सीक्वेंस में चल रहा है विदाउट ब्रेक। इन दैट केस सेम क्वांटिटी, एवरेज, मीन और आरएमएस, पहले पूरे का ऑल और बाद में कुछ पार्ट का, 4th से लेके 8th आवर। चलो गो अहेड। वो मैंने गलती से दिमाग से स्लिप हो गया, मैं नेगेटिव भी तो देना था एक डेटा, ठीक है ना। तो आर्यन जस्ट कैलकुलेट द मीन अगेन, बाकी में तो असर नहीं होता है, बट मीन एक बार दोबारा कैलकुलेट कर, ठीक है। सो लाइक दिस इज द कैलकुलेशन, थोड़ा सा चेंज किया मैंने, एक नेगेटिव वाला डाल दिया और कुछ। चलो स्टार्ट। मैं अगर वेटेड मीन निकालता हूँ, पहले ऑल का कर लेता हूँ, ऑल का एवरेज, ऑल का मीन और ऑल का आरएमएस। तो 2 6 12 और 8 माइनस 12 8। तो अगर मान लो पूरे का ऑल का एवरेज निकालना है, तो दैट केस तो 12 12 खत्म हो गया, तो 8 और 8 16 है ना, 8 और 8 16 आ गया बाय 10 है ना, 2 4 6 3 9 प्लस 10, तो 16 बाय 10 यानी 1.6, ठीक है। और मीन की बात क्या हो जाएगा, 12 प्लस 8 20 प्लस 12 प्लस 8, तो 22 प्लस 20 40, 40 बाय 10 यानी 4। सॉरी मैंने गलती गलत बता दिया, सिर्फ एवरेज को दोबारा कैलकुलेट करना था तुमको, मीन तो वही रहेगा, क्योंकि मीन में तो -4 भी +4 होता है, ठीक है ना, मैंने उल्टा बोल दिया। चलो ठीक है, 8/5 4 एंड देन √20। चलो ठीक है, √20 कैसे आएगा, एज आई सेड 2 into 36 plus 4 into 4 plus 3 into 16 plus 1 into 64, तो 72 plus 16 है ना, 88 plus 48, so that's like 136 plus 64 यानी 200, 200 by 10 यानी √20। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा 4th to 8th आवर, अब इसका बताओ जरा, देखता हूँ इसको कैसे इंटरप्रेट करते हो। 4th to 8th आवर, सेकेंड वाला, ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। 4th से लेके 8th आवर तक का वैल्यूज, okay, Parth has given the answer to the second question also, that is -1 3 or √10. Som has given a different answer, -2/5 and 14/5. Okay, Mancha has also given -1 3 and √10. ठीक है, Shreyashi also given -1 3 or √10. I think it's probably believable now, because like people are getting the same answer. तो 4th से लेकर अगर मैं करता हूँ, तो देखो यहाँ पे 4 आवर्स, तो लाइक 2 तो हो नहीं रहा है, 3rd भी नहीं, 4th, तो 4th से लेके 8 तो यानी 6 तो यानी 4 5 6, तो 3 into 2 प्लस 4 से लेके 8 तक, तो ये जो है ना 4 5 6 यही कवर हो गया, 7 8 मतलब 2 घंटा इसका, तो +2 into -4 बाय 4 5 6 7 8, तो बाय 5, क्या 6 minus 8 is -2/5,
4th to 8th hour remember is 5 hours. ये 4th hour एक हुआ, 5th hour, 6th hour, 7th hour, 8th hour, तो 5 हो गया. तो 5 कैसे ना, 3 घंटा निकाल दो, 3 घंटे बाद वाला घंटा 4th hour हो, तो 3 घंटे तक तो ये 2 और 6 घंटा तक तो ये होता है, इसका 3 घंटा आएगा, है ना. 4th 5th 6th 3 घंटा इसका आएगा, तो 3 into 2, और जो बाकी 2 घंटा रह गया, ये टोटल 5 hours हुआ. ये जो है ना, ये है टोटल 5 hours. तो जो बाकी 2 घंटा वो इसका होगा, भले ये 3 hours के लिए है -4, बट मुझे सिर्फ पार्ट का देखना, कौन सा, 2 घंटे तक, तो 2 घंटे तक -4, तो 2 into -4, ये हो गया एवरेज के लिए. और अगर मीन करना होगा तो इन दैट केस दोनों ऐड हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा 3 to the 6 plus 8, है ना, तो 14 by 5, है ना. तो ये तो हो गया तुम्हारा जो है 6 minus 8 यानी -2 by 5, फिर हो गया 6 plus 8 यानी 14 by 5, और अब वो वेटेड वाला करना पड़ेगा. Arianta has now started giving the right answers. -2 by 5, 14 by 5, ठीक है. और एक आंसर आ रहा है रूट अंडर 44 by 5, वो भी चेक कर लेता हूँ. तो यानी हो जाएगा अब आरएमएस के लिए क्या होगा ना, अंडर रूट 3 into 2 square और ये -4 का स्क्वायर. 4 is 12, 16 2s are 32, 32 plus 12, 44 by 5, ठीक. 44 by 5 is the correct answer. फाइन, एक बार चेक कर लो. ये हो गया वेटेड का एवरेज, मीन और आरएमएस कैसे निकालना होता है, लाइक दैट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, सो यू कैन हैव अ लुक. इसी में ही कर दिया थोड़ा बहुत मिटा मुटी की, आप देखो. मीन के लिए क्या होगा ना, एवरेज के लिए क्या होगा, स्क्वायर हटा दो, बाकी जैसे है. मीन के लिए क्या होगा, इसको भी प्लस कर लो, बाकी स्क्वायर हटा दो, तो और आरएमएस के लिए क्या होगा, रूट अंडर भी डाल दो. तो इसी में सारा कैलकुलेशंस है, थोड़ा बहुत कर रखा है, देख लो. rest of the things you can work out in the mind itself. Som is also now given root under 44 by 5, ठीक है. So that was about your how to find out average, mean and RMS in case of weighted quantities, ठीक है. अच्छा, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बोल रहे थे इस दैट कि हमारे घरों में जो सप्लाई होता है वो साइनसॉइडल होता है, यानी साइन या कॉस फंक्शन होता है. और साइन और कॉस फंक्शन में यूनिकनेस क्या होता है कि उसका एवरेज हमेशा 0, क्योंकि जितना हिस्सा पॉजिटिव होता है उतना ही हिस्सा नेगेटिव होता है. तो अगर फुल साइकिल का एवरेज निकालता हूं तो इन दैट केस वो हमेशा 0 हो जाए. यानी जिसके घर में सब कुछ चल रहा है फुल साइकिल, उसका भी एवरेज 0, ठीक है. तो अगर एवरेज 0 आता है तब तो म्यूनिसिपैलिटी का बिल आना नहीं चाहिए. हम लोग कहते हैं ना, अरे इस बार करंट ज्यादा खर्चा हो गया लग रहा है, इस बार बिल ज्यादा आएगा ना. देखो करंट कुछ भी यूज कर लो हमेशा 0 ही होगा, तो फिर तो म्यूनिसिपैलिटी का बिल 0 होना चाहिए. हम लोग फिर बिजली बिल भरते क्यों है? भाई हमने, अगर मान लो म्यूनिसिपैलिटी वाले आके और मेरे से पूछेंगे भाई कितना करंट यूज किया, हम लोग 0, तो जितना पॉजिटिव उसका उतना नेगेटिव भी तो यूज किया. ओके, आर्यंत सेठ की मीन या आरएमएस लेते होंगे. अच्छा, इसे डाउट भी है. अच्छा, देखो अगर मान लो एवरेज पे, अगर एवरेज करंट पे बिलिंग होता, फिर पता क्या होता, अगर म्यूनिसिपैलिटी वाले मुझे बिल भेजेंगे ना पॉजिटिव करंट के लिए, तो फिर मैं भी हकदार हूँ म्यूनिसिपैलिटी वाले को एक बिल भेजना उतने ही वैल्यू का, जीएसटी वेस्टी लगा के. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव करंट का मतलब ये कि करंट म्यूनिसिपैलिटी वाले से मेरे घर में आया, और नेगेटिव करंट का मतलब कि मेरे यहाँ से म्यूनिसिपैलिटी वाले करंट गया. म्यूनिसिपैलिटी वाले इन द सेंस की जनरेशन जहां पे हो रहा है, तो वो है. तो देयरफॉर अगर म्यूनिसिपैलिटी वालों को हक होगा करंट का बिल भेजने के लिए, तो मेरा भी हक होगा करंट का बिल भेजने के लिए टू द म्यूनिसिपैलिटी. बट देन that's not the case because of a very simple reason that billing current का नहीं होता है, बिलिंग एनर्जी कंजम्पशन. तो एनर्जी कंजम्पशन में क्या होता है, आई स्क्वायर हो जाता है, तो देयरफॉर वहां खेल बिगड़ जाता है. इसलिए माइनस में भी मैं ही कंज्यूम कर रहा हूँ करंट में, और प्लस करंट में भी मैं ही कंज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है ना. तो देयरफॉर बिल तो बनेगा, ठीक है ना, कुछ नहीं कर सकते. चल एनीवे, बट स्टिल वन थिंग इज श्योर, and that is in case of a sinusoidal, the average EMF or current or whatever you call it, average तो no doubt 0 आएंगे, that is true.
अर्नव सेज की पावर का बिल आता है ना? नहीं बेटे, पावर का तो नहीं आता, एनर्जी का बिल आता है, ठीक है ना? अगर पावर का बिल आता तो फिर तो सबका बिल लगभग सेम ही आना चाहिए, लगभग, या थोड़ा ऊपर नीचे, यानी फिर तो कंजम्पशन से कोई मतलब ही नहीं है ना? चलो, आदित्य is also, आदित्य मात्र is also said the same thing, and that is बिल एनर्जी का आता है, and that's right, बिल एनर्जी का आता है और चीजों का नहीं आता, ना पावर का, ना यू नो करंट का, और नहीं वोल्टेज का, और नहीं कुछ और क्वांटिटी। आर्यन सेज की पावर तो पर यूनिट टाइम है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो मान लो अगर मैंने थोड़ी देर के लिए कंज्यूम किया तो जो पावर है उसका बिल नहीं आएगा, एनर्जी का बिल आएगा पूरे मंथ में जितना एनर्जी कंज्यूम। चलो खैर, एनीवे that's a different aspect. I mean, you have studied all those things in class 10th also. I don't think there is much into studying those current wala aspect. Let's now go to sinusoidal function average. वो हमेशा जीरो आएगा, क्यों? क्योंकि जो ई एवरेज आएगा वो आएगा 0 to t e naught sin omega t dt by t. बट ध्यान रखना, अगर मैं तुमसे पूछूंगा साइनोसॉइडल का एवरेज का जीरो आता है, इसका आंसर हम स्वीपिंगली यस नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि साइनोसॉइडल का फुल साइकिल एवरेज जीरो आएगा। बट अगर मान लो मैं पार्ट साइकिल पूछ रहा हूं, तो जैसे 0 से लेके t/6 तक, 0 से लेके t/12 तक, या कुछ कुछ ऐसे वैल्यूज तक अगर मैं पूछता हूं, इन दैट केस थोड़ी जीरो आएगा। सो देयरफॉर इट्स नॉट दैट साइनोसॉइडल का मतलब ई एवरेज जीरो, नो। साइनोसॉइडल का मतलब होता है कि ई एवरेज ऑफ वन फुल साइकिल और एनी मल्टीपल ऑफ फुल साइकिल वो जीरो आएगा। जैसे अभी हम लोग करके दिखा रहे हैं एक फुल साइकिल का, तो ये हो जाएगा ई नॉट बाई टी और साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन, तो क्या होगा, 1/ओमेगा आएगा, और माइनस तो चलो बाहर ही रख लो, है ना, इंटू कॉस ओमेगा। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा ना, -1/ओमेगा माइनस 1/ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा को मैंने लिख दिया 2π/कैपिटल, आई थिंक दैट्स ओके, इज इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ ई नॉट बाई ओमेगा टी इनटू, अब अगर मैं कैपिटल टी पुट करूंगा तो cos 2π इज 1, अगर मैं 0 पुट करूंगा तो cos 0 वो भी 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया ई एवरेज, ठीक है ना, ई एवरेज, ये प्लस और माइनस, तो ये प्लस और माइनस मिलके जो ई एवरेज आ गया वो कितना आ गया ना, 0, है ना। सो दैट्स द ई एवरेज। इसी तरीके से फिर हम ई मीन और ई आरएमएस भी निकाल सकते हैं। दैट्स व्हाट प्रोबेबली विल बी द जर्नी दैट वी आर गोइंग टू टेक अप नेक्स्ट, दैट इज टुमारो। इसके अलावा फिर हम लोग ना एसी को सर्किट्स में डालें। सर्किट मतलब रेजिस्टिव सर्किट, जैसे हम लोगों ने डीसी में भी किया है कि रेजिस्टेंस होता तो क्या होता है, कैपेसिटेंस होता तो क्या होता है, इंडक्टर होता है तो क्या होता है, प्योर वाला में किया। फिर रेजिस्टेंस अगर डाल दिया, जैसे रेजिस्टेंस अकेले, फिर रेजिस्टेंस विद कैपेसिटर, फिर रेजिस्टेंस विद इंडक्टर, तो ये तमाम सर्किट्स हम लोगों ने पूरा डिटेल में कर रखा है इन डीसी, यानी जिसमें वोल्टेज फिक्स रहता है। पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इन्हीं सर्किट्स को करेंगे व्हेन पुट इन अ एसी एनवायरनमेंट, यानी जहां पे अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई हो रहा है या अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई। तो उससे क्या क्या असर होता है, दैट वी विल बी लुकिंग एट, प्लस मीन में क्या आंसर आता है और आरएमएस में क्या आंसर होता है। वैसे तो आई थिंक कुछ चीजें तो इनमें से तुमको ऑलरेडी याद होगा, ठीक है ना, आई अंडरस्टैंड, बट चलो कोई नहीं, याद हो ना हो, एटलीस्ट वी कैन श्योरली derive and remember if you by chance are not aware of the values. तो कल हम लोग जो है ना, एक तो फटाफट मीन और आरएमएस निपटा के फिर हम लोग कल जो है शुरू करेंगे बेसिक सर्किट्स। बेसिक सर्किट्स मींस resistive circuit, capacitive circuit, inductive circuit, then the mix of them and so on। तो ये सब चीजें जो है, तमाम चीजें जो है हम लोग करेंगे, कल से शुरू करेंगे डिस्कस करना। तो लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि कई सारे सर्किट्स है ना, तो वी हैव टू स्टडी ईच ऑफ देम इंडिविजुअली सेपरेट, ठीक है ना। चलो कल तो इसको कंटिन्यू करेंगे। बस जाते जाते मैं फिर से याद दिलाऊंगा इज दैट it was a good thing that quite a few have sent the weekly progress chart that I had sent yesterday for a reminder, but at the same time as usual every time that it happens, I mean
कईयों ने नहीं भी भेजा है, तो मैं कहता हूँ कि इट्स अ स्मॉल एक्सरसाइज ऑफ जस्ट अराउंड 2 to 5 minutes, and if you are doing it, then you will be self-aware. It's not important that I am knowing it. I am, however, hardly in the picture. But what you will be doing is that you will be knowing about your preparation better than what you are right now. And that's what probably is more important, because then you can modify your or strategies, or refine your strategies, or whatever is required for a better kind of preparation. तो इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि जिन्होंने बाय चांस नहीं भी भेजे हैं, तो टेक अप अ लिटिल बिट ऑफ पेंस एंड फिल अप द चार्ट, एंड व्हाई नॉट सेंड. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही. वी विल कैरी ऑन इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज टुमारो. टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, एंड आई वुड सजेस्ट कि मोर एंड मोर पीपल नाउ स्टार्ट सेंडिंग द वीकली प्रोग्रेस चार्ट. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही. बाय बाय, हैव अ गुड डे. थैंक यू.